जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में आज पॉलिटी के सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ और मुझे याद आ रहा है कि पॉलिटी पिछले दिनों काफ़ी दिन पहले हमने पढ़ाया था। और दोस्तों, हमने मौलिक अधिकारों को लेकर सिर्फ आर्टिकल बताई थी और आर्टिकल में दर्ज विषय को समझाया था। हालांकि समझाया था नहीं कह सकते, हम बताया सा ही कह सकते हैं, क्योंकि उसके डिफाइन को करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें बाकी है। और मैं अपने पॉलिटी के अगले सेशन को लेकर जो आज का वीडियो होगा वह इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि पहले मौलिक अधिकारों के हम उस इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे जो विश्व के देशों से होते हुए भारत तक पहुंचा है, हमारे संविधान तक पहुंचा है और आप तक पहुंचा है। दोस्तों, मैं सफर शुरू कर रहा हूं उसी मौलिक अधिकार के इतिहास को लेकर जहां से इसकी जरूरत महसूस हुई, संघर्षों के द्वारा इसे पाया गया और फिर लोगों से होते हुए इसे दुनिया में प्रसारित कर दिया गया। दोस्तों, पहले राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था, धनिक तंत्र था, तानाशाही तंत्र था, जहां अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं हुआ करता था या अधिकारों को अपने हिसाब से डिसाइड किया जाता था। लेकिन दोस्तों, अगर हम अधिकारों के बिना एक जिंदगी जीने का अगर हम एहसास भी करते हैं तो शायद हमको लगता है कि इंसान को जानवर से अलग करने का कोई अगर फार्मूला है तो आपका अधिकार है। हालांकि प्राकृतिक रूप से बहुत कुछ अलग है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि इंसान बोलते हैं, इंसान के पास विवेक होता है, जानवर के पास विवेक नहीं होता है, जानवर जो है कि शब्दों का ज्ञान नहीं रखते हैं, बहुत सारी। लेकिन मैं जीवन जीने के तौर तरीके के मामले में आपका अधिकार ही आपको अन्य जीव जंतु पक्षियों से अलग करता है। अर्थात वह धरती पर ऐसा उपहार है जिसे हम सबको मिला हुआ है, हमारे देश में लोगों को मिला हुआ है, लेकिन इसका संघर्ष लंबा है, इतिहास लंबा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम सफर शुरू कर रहे हैं उस समय को लेकर जब दुनिया में राजतंत्र था और दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों के लिए कोई हस्ताक्षर, कोई संधि हुआ था तो वह ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में सम्राट जॉन उस समय राजा हुआ करते थे और सम्राट जॉन के शासन के समय 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों ने अपने संघर्षों से एक संधि कराई थी राजा से, राजशाही से, और वह संधि थी मैग्ना कार्टा की संधि। दुनिया में पहली ऐसी संधि थी वो जहां से हमें मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई, एज ए इंसान के तौर पर मौलिक अधिकार प्राप्त करने में सफल हुआ। उसी तौर पर मैं बात करूं तो और उसके इतिहासों को, तो मैं व्हाइट बोर्ड पर आज कुछ वर्ष को लिख रखा है। इस वर्ष के संबंध में मैं इसके इतिहास के और संघर्षों के दिनों को याद करूंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि भारत तक यह सफर पहुंचने में कितने वर्ष लगे और दुनिया में इसके लिए संघर्ष कितने वर्ष से प्रारंभ हुए थे। तो दोस्तों, ये जो है हेडिंग मेरा विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास, और उसके संबंध में कुछ वर्ष मैंने इंडिकेट कर रखा है। और एक तरफ लिखा है भारत में मूल अधिकारों की मांग, उसके लिए भी कुछ मैंने वर्ष इंडिकेट कर रखा है। और दोस्तों, उसी के अंतर्गत मैं शुरू कर रहा हूं आपके विश्व पटल से, और विश्व पटल में हमारा पहला है 1215। जैसा कि मैं बताया हूं पहले ही कि 1215 में ब्रिटेन में सम्राट जॉन के खिलाफ जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, उस संघर्ष का ही परिणाम था कि ब्रिटेन के लोगों ने राजशाही से एक संधि कराई जिसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह पत्र है जहां से अधिकार मिलने प्रारंभ हुए थे, लोगों तक अधिकार देना राजाओं ने प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा मैग्ना कार्टा की संधि कब हुई थी, तो 1215 में हुई थी। मैग्ना कार्टा की संधि किसके लिए है, तो मौलिक अधिकारों के लिए है। मैग्ना कार्टा की संधि किससे देश से संबंधित है, तो ब्रिटेन से संबंधित है। और मैग्ना कार्टा के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था, तो सम्राट जॉन थे। दूसरा संघर्ष ब्रिटेन से ही रिलेटेड है और वर्ष 1689 का है। दोस्तों, 1689 में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से ब्रिटेन में जो अधिकार लोगों को दिए गए थे उसको अधिकार पत्र के रूप में बना दिया गया था। उसको एक जगह उल्लेखित कर दिया गया था कि सारे अधिकार बिल ऑफ राइट में दर्ज होंगे और वह अधिकार हर इंसान को, हर ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह रक्तहीन क्रांति के तुरंत बाद हुआ था।
आप सबको मालूम हो कि रक्तहीन क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, और गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन में हुआ था, जिस क्रांति के बदले सत्ता का बहुत बड़ा हस्तांतरण हुआ था, और एक बूंद खून बहाए बिना दुनिया की सबसे बड़ी सम्राट का हस्तांतरण जनता या संसद तक पहुंच गया था। उसके सारे अधिकार संसद में शिफ्ट कर दिए गए थे। अब देखेंगे वर्ष 1789 का संघर्ष है, अर्थात 100 वर्ष बाद दोस्तों फ्रांस की क्रांति होती है, और फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के राजा लुईस 16वां की सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, और जनता सार्वजनिक जगहों पर उसे फांसी देती है, और पहली बार फ्रांस की जनता ने राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की तरफ बढ़ने का कार्य करती है, अधिकारों को प्राप्त करने का कार्य करती है। जैसा कि मालूम होगा कि लुईस 14वां और लुईस 16वां अपने आप में बहुत क्रूर राजा हुए थे और फ्रांस के राजा हुए थे। इन्हीं के शासनकाल में, अर्थात लुईस 16वां के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जो 1789 में हुई थी। उसके बाद हम फिर वर्ष 1791 को दर्शाए हैं दोस्तों। यह बिल ऑफ राइट्स है और यह अमेरिका के संविधान से संबंधित है। हालांकि मैं बता दूं कि अमेरिका की क्रांति 1776 में हुआ था, लेकिन अमेरिका के लोगों को बिल ऑफ राइट्स के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त हुए वह 1791 में हुए थे, जब अमेरिका में पहली बार संवैधानिक तौर पर मौलिक अधिकार देने की शुरुआत की गई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ही दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में लिखित रूप से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था। तो दोस्तों यह बात अमेरिका से रिलेटेड है और अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जिसने दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को संविधान में लिख कर देने का काम किया था, तो वह अमेरिका है। 1791 का वर्ष है दोस्तों। उसके बाद एक और मैंने वर्ष महत्वपूर्ण मानकर आपके बीच में उल्लेखित करने का काम किया है, वह 1948 को उल्लेखित किया है दोस्तों। 1948 वह वर्ष है, हालांकि हम उस समय तक स्वतंत्र हो चुके थे, और उसी स्वतंत्रता के समय विश्व बिरादरी की एक संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को प्रदान किया गया, और दुनिया भर के देशों में रहने वाले जो लोग हैं, जो इंसान हैं, उसके क्या अधिकार होंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, उन्हीं अधिकारों को उल्लेखित किया गया, और सबके लिए एक अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार दिए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अधिकार दिया गया, वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत दिया गया। 10 दिसंबर 1948 को दिया गया दोस्तों। इसीलिए दुनिया भर के देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये तो विश्व बिरादरी के संबंध में बातें हैं। अगर हम भारत में अधिकारों की मांग को लेकर बात करें, अधिकारों के इतिहास को लेकर बात करें, तो हम शुरू करते हैं आधुनिक मांग को लेकर। जब ब्रिटेन का भारत पर शासन चल रहा था, ब्रिटेन वाले भारत को अपने अधीनता में ले चुके थे, उसी दौरान भारत की तरफ से कुछ प्रयास हुए, कुछ हमें प्राप्त हुए, कभी कभी अधिकारों की मांग भी हुई। उसका सफर मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। तो आपको मैं भी दिखा दूं कि भारत में मूल अधिकारों की मांग जो हेडिंग है, उसमें कुछ वर्ष का मैंने उल्लेख कर रखा है। तो मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो पूछने वाले प्रश्न होते हैं, जहां से पूछने के प्रश्न की शुरुआत की जाती है, मैं उसमें बात करूं तो पहला मैंने वर्ष लिखा है 1858 का। दोस्तों याद होगा कि 1857 में भारत में स्वतंत्रता की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था, संग्राम हुआ था। उस 1857 के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया था, और महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत ही भारत में बहुत सारे ऐसे अधिकार जो इंसानों को या भारतीय नागरिकों को नहीं मिले हुए थे, वह प्रदान किए गए थे। वह भारत के इतिहास में अंग्रेजों के शासन में पहला अधिकार की शुरुआत थी, जिसको प्रश्न के रूप में आपके सामने पूछा जाता है अगर किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से बात किया जाए तो। दोस्तों घोषणा पत्र महारानी का प्रारंभ हुआ था 1858 में। उस समय के महारानी विक्टोरिया थी, और उन्होंने ही भारत में एक अधिकारों की शुरुआत की थी, जिसको लेकर भारत में शुरुआत मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे भारत में मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1858 के
महारानी की घोषणा पत्र को भारत में अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यह वर्ष 1858 का है और इस समय भारत में गवर्नर के तौर पर नियुक्ति पाए लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही यह आया था और यह उस समय की ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी जब यह 1858 में घोषणा पत्र जारी हुआ था। दूसरा मैंने वर्ष रखा है दोस्तों 1895 का, और 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले स्वराज विधेयक लेकर आने का इतिहास है और उन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग किया था और वह थे बाल गंगाधर तिलक 1895। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि व्यक्ति की यानी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक का ऐतिहासिक स्टेटमेंट है जिन्होंने अधिकारों को लेकर अपने छोटे से शब्दों में अंग्रेजों को बता दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। इसका यह शब्दावली अपने आप में स्वतंत्रता की महत्ता को भी दर्शा रहा है और अंग्रेजों द्वारा न दिए जाने की अवस्था में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस बात का भी उल्लेख कर रहा है। वह व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के एक महत्वपूर्ण नेता थे जिन्हें बार बार जेल में जाना पड़ा था। उनकी इतिहास बहुत लंबी है, उनकी संघर्ष का एक इतिहास लंबा फहरिस्त है। भारत में पहले पत्रकार के तौर पर उन्हें जेल जाने का जो अवसर मिला था वह थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने शिवाजी और गणपति बप्पा मौर्य का त्यौहार शुरू किया था, वह थे बाल गंगाधर तिलक। मराठी और केसरी नामक पत्रिका निकाले थे, वह थे बाल गंगाधर तिलक। बहुत सारे इतिहास उनके साथ जुड़ा हुआ है, इतिहास के पन्नों में वह सुनहरे अक्षरों में देखे जाते हैं। दोस्तों वह बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने स्वराज विधेयक लाकर मौलिक अधिकारों की मांग किया था। दोस्तों तीसरा हमने वर्ष महत्वपूर्ण माना है 1917 में, और दोस्तों 1917 में कांग्रेस ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किया था। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठी थी, वह वर्ष था 1917। फिर मैंने इंपॉर्टेंट रखा है 1925। दोस्तों 1925 एक ऐसा वर्ष है जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए, भारत के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी, वह थी एनी बेसेंट। वर्ष था 1925। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पांचवा मैंने इंपॉर्टेंट रखा है 1931 को लेकर, और 1931 को लेकर दो घटनाएं इंपॉर्टेंट होती है। 1931 में एक घटना यह होती है कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल होते हैं और यह लंदन में सम्मेलन होता है दोस्तों, और लंदन में महात्मा गांधी ने अधिकारों की मांग को उठाया था। यह भी 1931 में पूछा जाता है दोस्तों। और दूसरा 1931 में तब पूछा जाता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कराची में अधिवेशन होता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की बात उठाई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। यह वर्ष भी 1931 है। तो 1931 में दो बातों का उल्लेख होता है, एक महात्मा गांधी का, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का। एक महात्मा गांधी लंदन में जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस बात का उल्लेख किए थे, और एक कराची में होने वाले अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता करते हुए इसका उल्लेख किया था। दोस्तों छठवां मैंने रखा है 1935 को लेकर, और 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी मौलिक अधिकारों की मांग किया था। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 1935 का एक्ट जो है भारत के इतिहास में संवैधानिक तौर पर सबसे बड़ा एक्ट है, जिसे हम आज के संविधान में उसी एक्ट का सबसे बड़ा योगदान मानते हैं। उस एक्ट में 200 से अधिक अनुच्छेद हुआ करते थे, भाग हुआ करते थे 10, और ये एक इम्पॉर्टेंट अधिनियम था जो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़े लेवल में लाया गया था उसी वर्ष। हालांकि 1935 अधिनियम का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसे रेलगाड़ी के जैसे है जिसमें इंजन तो है लेकिन अनेकों ब्रेकों वाला ये इंजन है, जिसमें कोई भी कहीं भी लगा सकता है, कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। ऐसा उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 अधिनियम के अंतर्गत उसकी आलोचनात्मक रूप से उस बात का स्टेटमेंट दिया था
उस बातों के अंतर्गत, तो 1935 का आलोचना किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 अधिनियम का, लेकिन उसी वर्ष 1935 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग भी किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कई बार पिछले दिनों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब किया था, तो 1935 में किया था। फिर मैंने इंपॉर्टेंट रखा है 7वें नंबर पर दोस्तों 1945 को, और 1945 में इसलिए कि बबल योजना के संबंध में एक बातें कही जा रही थी, संवैधानिक रूप से एक विकास की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसी समय तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकारों की मांग किया था कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अनिवार्य रूप से रखना चाहिए और अनिवार्य रूप से हमारे देश में मौलिक अधिकार होने चाहिए, हमें तत्कालिक रूप से मौलिक अधिकार दिया जाए। ये अलग विषय है कि उस समय तेज बहादुर सप्रू के द्वारा मांगी गई मौलिक अधिकारों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अब 8वें और अंतिम नंबर पे हमने इंपॉर्टेंट मानकर जो रखा है वह 1947, सीधे 1947 तक आ जाते हैं। और 1947 में जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि 1947 में हमारा संविधान बन रहा था, उसी समय मौलिक अधिकारों के लिए 2 समितियां बनाई गई थी और एक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्थात क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों के समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उसी तरह से क्वेश्चन बदल दिया जाता है कि मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। इन दोनों लोगों के अथक प्रयासों से भारत के संविधान में फरवरी 1947 में मौलिक अधिकारों को दर्ज किया गया और तभी से मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हम सबके लिए बना हुआ है। ये अलग विषय है कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। इसमें 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसके अंतर्गत यह 1978 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 में शामिल संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था और 300 क में जोड़ते हुए जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों अभी फिलहाल 7 के बजाय 6 मेरे मौलिक अधिकार हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में गहनता से बता दिया था। आप लिंक के माध्यम से हमारे वीडियो को खोज सकते हैं और मौलिक अधिकारों का वह पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको मौलिक अधिकारों की संख्या को बताया था, किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का संख्या क्रम दर क्रम आपके उसमें बनी हुई है और 7 के बजाय 6 कब से हुई और किस किस अनुच्छेद में शामिल है, इन बातों का उल्लेख मैंने किया था। अब दोस्तों देखते हैं, ये तो हमारा इतिहास बताया विश्व स्तर से लेकर भारतीय स्तर पर। अब हम थोड़े सा एक हेडिंग आपके भारत में मूल अधिकारों की विशेषताओं को लेकर आपके बीच में एक वीडियो और बढ़ाने का इसमें प्रयास कर रहा हूं, जिसमें इसलिए विशेषताओं को बता रहा हूं कि आज के बाद जो वीडियो होगा या अगला जो वीडियो होगा वो सीधे अनुच्छेद से अनुच्छेद होगा। उसमें गहनता से आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे पूछे जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद टू अनुच्छेद जो हमारे वीडियो बनेंगे वो आपको पूरे अनुच्छेदों में उल्लेखित विशेषताओं को विस्तार से बताने का अवसर मिलेगा। और मैं अनुच्छेद 12 से प्रारंभ करूंगा, अनुच्छेद 35 तक लेकर जाऊंगा। हर अनुच्छेद की महत्वपूर्ण बातों का, संवैधानिक आदेशों का और संसदीय बदलावों का मैं पूरा उसमें जगह देने का काम करूंगा। दोस्तों आपके लिए वो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, हर तरह के परीक्षाओं के लिए काफी कारगर होगा, चाहे आप यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हों या फिर ओनडे एग्जाम के अंतर्गत किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हों। हमारे हर वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आप इसी के अंतर्गत भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को भी जान लीजिए। इसमें कह रहा है, इसमें मैंने हालांकि 4 ही विशेषताओं का ज्यादा बड़ा उल्लेख किया है। पहला मैंने विशेषता लिखा है दोस्तों कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। मतलब हमारे भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं, जो भारत के संविधान में आज मूल अधिकार हैं, उसके बारे में पहली विशेषता यह है कि वह असीमित नहीं है। मतलब सीमित हैं, उन्हें लिमिटेड किया जा सकता है, लेकिन युक्ति युक्त तरीके से ऐसा हो सकता है। सामान्य तौर पर मौलिक अधिकारों में कमी या कटौती नहीं की जा सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी आ गया है दोस्तों। गोपालन बनाम पंजाब राज्य और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 2 ऐसे वाद हैं
जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की महत्ता को दर्शाने का काम किया गया था। युक्त असीमित तो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के माध्यम से, कि मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान की या मूल अधिकारों की जो मूल ढांचा है उसमें कोई प्रभाव पड़े। संविधान के मूल ढांचे को छेड़े बिना, संशोधित किए बिना, बदले बिना आप संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी विशेषता है राज्य के मनमाने के विरुद्ध, अर्थात आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, गारंटेड मौलिक अधिकार मिला हुआ है और राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है। मैं बता रहा हूं, राज्य के विरुद्ध का मतलब सरकारों के विरुद्ध, या राज्य, जो भी राज्य होते हैं उसके विरुद्ध। राज्य कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को बताऊंगा, लेकिन यहां मैं बता दे रहा हूं सिर्फ राज्य के विरुद्ध इसलिए बने हुए हैं कि कोई भी राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, स्थानीय निकाय हो, या किसी भी ऐसे प्राधिकरण के द्वारा यदि कुछ किया जा रहा हो तो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसलिए यह राज्यों के विरुद्ध दिया गया है, आपको यह सपोर्ट दिया गया है, आपको प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई भी राज्य आपके अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता है, कोई विधि नहीं बना सकता है, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए यह राज्य के मनमाने के विरुद्ध है, अर्थात राज्य के मनमाने को रोकने के लिए आपको अधिकार दिया गया है। तीसरा कह रहा है दोस्तों, न्यायपालिका से गारंटी प्राप्त है, अर्थात आप सामने देख सकते हैं लिखा है न्यायपालिका से गारंटी प्राप्त है, अर्थात मौलिक अधिकार आपके लिए जो प्रदान किया गया है वह न्यायपालिका से गारंटी दी गई है कि आपके मौलिक अधिकारों में कोई कमी नहीं कर सकता है, कोई बदलाव नहीं कर सकता है। यदि कोई भी प्राधिकरण या राज्य या किसी भी ऐसे निकाय द्वारा आपके अधिकारों में कमी की जा रही है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। दोस्तों, अधिकारों को लेकर आपको एक विशेष अधिकार यह भी प्राप्त है कि आपको मौलिक अधिकारों के विरुद्ध सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार प्राप्त है। कई अधिकार ऐसे हैं, कई मामले ऐसे हैं जो हाई कोर्ट से ही सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हाई कोर्ट में गए बिना भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका दायर कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, जो अधिकारों की गारंटी पाए हैं उसको आप उसका जो है कि सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा कह रहा है संसद को इसमें बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है। यही बात मैं हालांकि आगे मैं बता रहा हूं, भले ही असीमित नहीं है और संसद को इसमें बदलाव करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि मैं बता रहा हूं मनमाना बदलाव नहीं, ऐसा बदलाव नहीं जिससे आपके मौलिक अधिकारों में कमी आ रही हो, ऐसा भी बदलाव नहीं जिसमें युक्ति युक्त अर्थात फेयर न दिखाई देता हो, और ऐसा भी बदलाव नहीं जिसमें संविधान का मूल ढांचे या संविधान की भावनाओं का कद्र न किया जाता हो। इसी को लेकर आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वह स्टेटमेंट जो भारत के इतिहास में शायद सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात माना जाता है, इसमें 13 जज मिलकर इस स्टेटमेंट को दिए थे। उसी में कहे थे कि संसद को मौलिक अधिकारों में भी बदलाव करने का अधिकार है, संसद को प्रस्तावना में भी बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन संसद को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है या संसद कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो जाए। अर्थात भले ही आपको मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है, लेकिन संसद को भी एक अधिकार दिया गया है कि आपके मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकता है, लेकिन युक्ति युक्त कर सकता है। तो दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो है इस पर आधारित था कि आज जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके माध्यम से विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास जान सकें, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग को समझ सकें और वर्तमान में प्राप्त मौलिक अधिकारों की विशेषता जान सकें। दोस्तों, अगला जो वीडियो होगा वो कंप्लीटली मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद से संबंधित होगा। तो पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इसका आधार और बेस तैयार कर लीजिए, तब जाकर हमारे अगले वीडियो को आप देखिए और बेहतर ढंग से आपको समझने का मौका मिलेगा
कि कैसे मौलिक अधिकारों का इतिहास और वर्तमान हमको हमारे लिए उल्लेखित किया गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने सोचा कि किसी दिन हम ज्योग्राफी का वीडियो लेकर आते हैं, किसी दिन पॉलिटी का वीडियो लेकर आते हैं, जल्दी हम इकोनॉमिक्स सेशन को स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक टाइम टेबल स्टार्ट कर रखा है। वो टाइम टेबल ये कहता है कि सोम और मंगलवार को, मंडे और ट्यूसडे को हम पॉलिटी को लेकर आएंगे, राज्य व्यवस्था को ही लेकर आएंगे, हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। और फिर बुधवार और शुक्रवार को हम स्पेशली ज्योग्राफी के वीडियो को लेकर आएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, नोट को लेकर तैयार रहिएगा। हमारे मंडे और ट्यूसडे के सेशन में पॉलिटी के वीडियो देख पाएंगे और बुधवार तथा बृहस्पतिवार को हम ज्योग्राफी के सेशन को लेकर आएंगे। तो आप निश्चित तौर पर तैयार रहिएगा। और बाकी 2 दिन है दोस्तों, उसमें एक दिन इकोनॉमिक्स को लेकर रहेगा, शुक्रवार का दिन फ्राइडे, और सैटरडे यानी शनिवार के दिन में हम टेस्ट पेपर जैसा कि करंट अफेयर्स या टेस्ट पेपर दोनों को लेकर हम आपके बीच में पहुंचते हैं। अगर हमारे वहां टेस्ट जब भी होता है तो मैं उसके डिस्कशन को लेकर आपके वहां पहुंचता हूं, और हम करंट अफेयर्स के एक लंबे सेक्शन को लेकर, जो पूरा वीकली सेक्शन होता है, उसको लेकर पहुंचते हैं। तो कॉम्पैक्ट हम आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों हमारा जो अगला सब्जेक्ट होगा वो हमारे हिंदी के माध्यम से भी हम आपको लेकर उल्लेखित होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और किन बातों को लेकर आप चाहते हैं वीडियो, किन सब्जेक्ट्स को लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।